स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। हमारी इस सीरीज़ में आपको पता ही है कि हम मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। मास्टर कैडर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स केमिस्ट्री के लिए हमने सारे सॉल्यूशन जो है वो यूट्यूब पर डाल दिए हैं, तो आप जाइए फटाफट से उनको चेकआउट करिए कि कैसे आपको एक्सप्लेनेशन लगती है। और ये वीडियो जो है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 34 2016 के लेक्चरर कैडर के केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 तक हमने ऑलरेडी जो है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं, वो भी वीडियो ज़रूर से चेक करिए। और चलिए शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला उन्होंने, अ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज 50% डिसोसिएटेड एट 300 केल्विन, व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। CRT होता है बेसिकली, तो मोलारिटी, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। बट आपको पता है कि वेंट हॉफ फैक्टर जो है, डिसोसिएशन अगर किसी आपके इलेक्ट्रोलाइट का होता है तो यहाँ पर आपको वेंट हॉफ फैक्टर भी डालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बन जाता है पाई इज इक्वल टू ICRT। ठीक है, तो हमें C दिया हुआ है, R हम देख लेते हैं कि हमें क्या रखना है, और T जो है आपका केल्विन टेम्परेचर है, राइट। ओके, और I जो है आपको यहाँ से पता चल जाएगा, 50% डिसोसिएशन क्योंकि उन्होंने बोला है ना। ठीक है, तो देखिए आपको दिया हुआ डेसीमोलर सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ आपको? डेसीमोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। डेसीमोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? डेसीमोलर सॉल्यूशन का मीनिंग होता है 1/10 मोलर सॉल्यूशन। क्या होता है? 1/10 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10। देखिए, आपको ये कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर वो बोले कि 1 मोलर है या मोलर सॉल्यूशन है, यानी कि 1 m है उसका मोलैरिटी। अगर वो बोले कि आपका सॉल्यूशन जो है वो क्या है, सेंटीमोलर है, यानी कि 1/100 है। डेसीमोलर बोले तो 1/10 है। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट लेट मी चेक इज इट रिकॉर्डिंग और नॉट। या इट इज रिकॉर्डिंग, दिस इज अ गुड साइन। ठीक है, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, हाँ जी, अगर आपको बोले कि आपका बाईमोलर सॉल्यूशन है, यानी कि आपकी मोलारिटी जो है वो 2 m हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर ऐसे बातें वो करे तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली मोलारिटी को क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, बाईमोलर बोले तो 1/2 m होगा। ठीक है, चलिए, इस ऐसी बात वैसे वो करता नहीं है मोस्टली। ठीक है, चलिए, हमें तो जो है वो करना था, मोलारिटी पता करना था कि बेसिकली कितनी देने की बोली है उसने। तो उन्होंने बोला है डेसीमोलर है, यानी कि 1/10 मोलारिटी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए? C पता चल गया हमें 1/10 है। ठीक है, T हमें दिया हुआ उसने 300 केल्विन, और क्योंकि आपको प्रेशर निकालना है, प्रेशर ATM में होता है, तो R की वैल्यू इन्होंने जो ये दी हुई है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। एक्चुअली आपको इसको लीटर एटमॉस्फेयर में चेंज करना होता है। तो लीटर एटमॉस्फेयर में इसकी वैल्यू होती है 0.082, यहीं तक का आप याद रख सकते हैं। 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है यहाँ पे। तो ये वाली आपको वैल्यू जो है R की यूज करनी है। चलिए आगे देखिए, हमको बोला हुआ है, अब हमें सिर्फ I निकालना रह गया। तो देखिए I कैसे निकलेगा, उन्होंने बोला पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपको दिया हुआ है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड दिया हुआ है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का मीनिंग क्या बच्चों, कि आपको दिया हुआ है K4FeCN6, ये आपको दिया हुआ है। अब आप देखिए, अगर ये आयंस में टूटेगा तो ये कैसे बनेगा, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, है ना, 4 नेगेटिव। तो यानी कि अगर मान लीजिए इसका 1 मोल टूटता है, मोलिक्यूल, सॉरी अबाउट इट, तो यहाँ पे आपको 4 आयंस K पॉजिटिव के मिलते हैं और FeCN6 का 1 आयन मिलता है।
ठीक है, आपको K पॉजिटिव के 4 आयंस मिलते हैं। और आपको तो टोटल आप वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, आपके आफ्टर डिसोसिएशन जितने मॉलिक्यूल हैं डिवाइड बाय जितने बिफोर डिसोसिएशन जितने मॉलिक्यूल थे। ठीक है, ओके। बिफोर डिसोसिएशन तो आपके 0.1 मोलैरिटी है। ठीक है, उसमें से 50% डिसोसिएट हो गया है ना। 50% डिसोसिएट हो गया मतलब कि आधा तो डिसोसिएट हो गया है, यानी कि आपका जो FeCN, यहाँ पे नीचे एक बार फिर से इस इक्वेशन को जो है वो लिख लेते हैं। देखिए इस इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं कि आपको क्या मिले, FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक है, और आपको मिले 4 K पॉजिटिव मिले, 4 आपको K पॉजिटिव मिले। तो ये अगर आपका 0.1 में से 50% डिसोसिएट हो गया, इनके आधा डिसोसिएट हो गया, इनके आयरन फेरोसाइनाइड कितना बना होगा, 0.05। ठीक है, और K पॉजिटिव कितना बना होगा, 4 टाइम्स 0.5, इतना ही बना होगा। ठीक है, पीछे कितना रह गया होगा, 0.5। तो I किसके बराबर आ गया बच्चों, टोटल, यानी कि 4 इंटू 0.05 प्लस डिसोसिएशन के बाद जितने टोटल डिवाइड बाय जितने शुरू में थे आपके आयंस शुरू में कितने थे, ओके, इसमें प्लस 0.5 भी करना है, डिवाइड बाय शुरू में कितने थे आपके 0.1। ठीक है, ठीक है, ये आपके टोटल आयंस हो गए आफ्टर डिसोसिएशन, ये थे आपके बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, इस तरीके से आपका वेंट ऑफ फैक्टर निकल जाएगा, उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे और आपकी वैल्यू 7.48 के अराउंड आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन एजोट्रोपिक सोल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स, 2 लिक्विड्स का एक एजोट्रोपिक सोल्यूशन है, हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर देन ईदर, दोनों उसका बॉइलिंग पॉइंट, दोनों के सोल्यूशन को मिला के, कोई A और B को मिला के एक सोल्यूशन बनाया AB का। ठीक है, हाँ, तो A और B को मिला के AB का सोल्यूशन बनाया, कहता है कि ये जो AB आया है इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर देन ईदर, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। फिर देखिए ऑप्शंस, देखिए पहले ऑप्शन, इसके एक्सप्लेनेशन किस बेसिस पे हम जो है वो देख लेते हैं। कहता है कि शो व्हेन इट, कहता है कि आपके ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कब होगा, जो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा आइडियल बिहेवियर से, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा राउल्स लॉ से, नो डेविएशन दिखाएगा राउल्स लॉ से। देखिए राउल्स लॉ क्या कहते हैं कि मान लीजिए A कोई आपका लिक्विड था और B कोई लिक्विड था, मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर P0A था प्योर स्टेट में, इसका P0B था, दोनों को मिक्स कर दिया AB बन गया, इसका प्रेशर टोटल जो है वो PT है। उन्होंने बोला कि PT जो है वो एक्चुअली किसके बराबर होना चाहिए, P0A इंटू एक्स से, जो आपका पार्शियल प्रेशर A लगा रहा है, प्लस में P0B इंटू XB, जो आपका पार्शियल प्रेशर कौन लगा रहा है, B लगा रहा है। ठीक है बच्चों, ओके डन। अब हमको ये क्या है, ये कैलकुलेटिव है, क्योंकि ये सारी बातें आपको पता होंगी। P0A जो है वो क्या होता है आपका फिक्स रहता है हर एक लिक्विड के लिए। ठीक है, और P0B भी हर एक लिक्विड के लिए अपना अपना अलग से रहेगा। ठीक है, नाउ व्हाट्स द डिफरेंस इज, देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी कैलकुलेटिव होगी, लेकिन इसको आप एक्सपेरिमेंटली मेजर भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यानी कि आपका जो सोल्यूशन बना है वो आइडियल बना है। लेकिन अगर मान लीजिए ये दोनों इक्वल नहीं है, और ऐसा हो सकता है कैसे, ये वेपर प्रेशर की बात है। देखिए कोई एक लिक्विड A था और कोई एक लिक्विड B था, इन दोनों को मिक्स किया, उन्होंने बोला इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी कि अब हमें A और B दोनों के कंपैरिजन में उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है
उसको वेपर फेज में लेके जाने के लिए, यानी कि उसका वेपर प्रेशर घट गया। ये सीधी सी बात है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने का मीनिंग क्या है, उसका वेपर बॉइल होके कोई भी चीज क्या करती है, हवा में जाती है और आपका जो पिस्टन होता है उसके ऊपर प्रेशर लगाती है, उसको हम उसका वेपर प्रेशर कहते हैं, है ना। जितना ज्यादा आप हीट दोगे किसी चीज को, उसको उतना ज्यादा क्या करना चाहिए, हवा में जाके प्रेशर लगाना चाहिए, वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब वो कहते हैं ए और बी जो है वो ज्यादा वेपर प्रेशर लगा रहे थे ए बी के मुकाबले में। इसका मतलब क्या हुआ होगा, ए और बी को जब आपने मिक्स किया तो ए और बी के बीच में कुछ अच्छी बॉन्डिंग बन गई। वो बॉन्डिंग को पहले हमें ओवरकम करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, उसका वेपर प्रेशर घट गया है, जो आसानी से बॉयल नहीं हो रहा, आसानी से वेपर्स नहीं बन रहे, यानी कि घट गया है। और अगर वेपर प्रेशर घट गया है तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रोंग हो गई है। इसको हम क्या बोलते होते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। जो ये आपका पीटी है ये लेस देन किसके आ जाएगा, आपकी कैलकुलेटिव वैल्यू से लेस देन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो है नेगेटिव डेविएशन शो होगा राउल्स लॉ से, ठीक है। चलिए, तो भी उसका आंसर आ जाएगा। 36 की तरफ मुड़ते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कैन बी डिटरमिन्ड बाय विच ऑफ द कोलिगेटिव। देखिए इस क्वेश्चन को ना ऐसे देखिएगा कि अगर बाय चांस वो ये सीधा ये बोलने की बजाय कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस बोल दे, तो कोई भी इस दुनिया में कोई भी सब्सटेंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर ही ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको रीड करना, जिसको चैनल करना, जिसको कंट्रोल करना, जिसको मेजर करना सारी सबसे इजी रहता है, जिसको ऑब्जर्व आप आसानी से कर सकते हो। बाकी की जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, उनका क्या रहता है कि उनकी वैल्यूज बहुत ही कम आती है। ऊपर से देखिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपको आपके जो है सॉल्यूशन को और आपके सोल्यूट को लेके जो है उसको फ्रीज करना पड़ेगा, अलग अलग टेम्परेचर पे आपको उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, है ना। वहीं आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हीट देना पड़ेगा। वहीं लोअरिंग वेपर प्रेशर में भी आपको जो है उसके वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे काम करना पड़ेगा, है ना। तो क्या है कि आपके ये और इनकी सबकी जो डेविएशन है बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही छोटू सा जो है, जैसे ऐसे बोल देंगे कि पानी जो है वैसे तो आपका पानी जो है 273 केल्विन पे जो है फ्रीज हो जाता है, लेकिन आपके जो डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट में वो मेजर किया गया 272.02 केल्विन, ऐसा कुछ कर देंगे। तो आप देखिए ना बहुत ही कम डिविएशन होता है, बहुत ही मेजरमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी प्रॉपर्टीज का। ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम ऑब्जर्व होती है, दिखती है सामने, ठीक है। ओके चलो, वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज। देखिए वेंट ऑफ फैक्टर बेसिकली अभी 2 मिनट पहले ही हमने पढ़ा कि जैसे मान लीजिए आप ये मान के चलिए NaCl है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। अब ये मान लीजिए हम एक था पहले, ठीक है, ये 0 0 बने थे। मान लो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक डिसोसिएट हो गया तो 1 प्लस सॉरी क्या बोलते हैं इसको, सॉरी ऐसे नहीं, 1 प्लस अल्फा नहीं, सॉरी पहले कुछ है ही नहीं तो उसमें ऐड थोड़ी ना करेंगे। तो हम क्या कहते होते हैं कि अल्फा आपका बन गया, ये अल्फा बन गया, पीछे क्या रहा 1 माइनस अल्फा, है ना। ऐसे बोलते हैं ना कि मान लीजिए ये C कंसंट्रेशन थी तो C अल्फा ये निकल गए, C अल्फा ये निकल गए, पीछे क्या बच गए C माइनस C अल्फा, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर जो है आपके टोटल आफ्टर डिसोसिएशन जितने मॉलिक्यूल्स हैं C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा डिवाइड बाय जितने शुरू में थे बिफोर डिसोसिएशन, वो तो C थे, है ना। तो आपको ये आपका यहाँ से जो है आपको वेंट ऑफ फैक्टर मिल जाता है ना, ठीक है। अब यहाँ से ये समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि मान लीजिए आपका NaCl जो है पहले कितने मॉलिक्यूल्स थे, 10 थे बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है।
आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना। मान लेते हैं उनमें से 10 में से सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल्स टूटे, 5 मॉलिक्यूल्स टूट गए तो 5 Na पॉजिटिव बन गए, 5 Cl नेगेटिव बन गए, पीछे रह गए कितने NaCl, 5 रह गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आफ्टर डिसोसिएशन, 5 5 5 15 मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, और बिफोर डिसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल्स थे, 10 थे। ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 आ गई है ना। ये किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो मोस्टली जो है वो आपके मोर देन 50% का डिसोसिएशन दिखाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए वैल्यू क्या रहेगी हमेशा, क्योंकि ऊपर जो नंबर ऑफ आयंस जो बनेंगे वो बहुत ज्यादा बन जाएंगे ना। अगर बहुत ज्यादा आयंस बन जाएंगे तो इनके ऊपर वाली वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा बड़ी रहेगी, नीचे वाली वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी, है ना। बिफोर डिसोसिएशन कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे, आफ्टर डिसोसिएशन ज्यादा मॉलिक्यूल रहेंगे। ऐसे में आपकी आयटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। मैंने आपको एग्जांपल देके के भी समझा दिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे देखिए, अगर वो आपका डिसोसिएट होने के बजाय एसोसिएट होता है, ठीक है, डिसोसिएशन के बजाय एसोसिएट होता है, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड है वो एसोसिएट होता है आपस में, है ना। तो उनके लिए वेंट होफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। इक्वल टू 1 कब आएगी, जब कोई चीज डिसोसिएट ही नहीं होगी, जब कोई चीज डिसोसिएट नहीं होगी। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, एसीटोन है, जैसे एसीटोन कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा। जितने पहले मॉलिक्यूल एसीटोन के थे, आपके सॉल्यूशन में जाने के बाद भी एसीटोन के मॉलिक्यूल्स उतने ही रहेंगे। यानी कि बिफोर और आफ्टर और बिफोर की जो कंसेंट्रेशन रहेगी वो आपकी सेम रहेगी। ऐसे में ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, आयटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो उस केस में आपको ये जो 1 वाला आंसर है वो लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डायपोल मोमेंट इज। इनमें से आपको जीरो डायपोल मोमेंट वाला मॉलिक्यूल जो है वो चूज करना है। चलिए, जीरो डायपोल मोमेंट का मॉलिक्यूल चूज करते हैं। देखिए, ये हो गया आपका पानी का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपकी हो गई पानी की ज्योमेट्री एंड शेप एज वेल। ठीक है, चलो अब देखो इस पे क्या होता है, आपको क्या करना होता है, डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। ठीक है, और लोन पेयर की हमेशा डायरेक्शन में होता है। तो देखिए, यहाँ से डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ से ऑक्सीजन की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब ऊपर की तरफ आ जाएगा। ऊपर से यहाँ से देखिए, लोन पेयर से दूर जाएगी डायपोल मोमेंट, लोन पेयर से दूर जाएगी, यानी कि इसका और इसका डायरेक्शन भी कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। ये डायपोल और ये डायपोल दोनों क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगी, यानी कि ऊपर की तरफ ओवरऑल डायपोल आ जाएगा। यानी कि इसका तो डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। ऐसे ही बच्चों SO2 है, ऐसे ही आपका SO2 है। यही वाला स्ट्रक्चर तो होता है ना SO2 का भी, तो है SO2 का यही स्ट्रक्चर होता है जो आपके पानी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सेम इसकी जो डायपोल मोमेंट होगी वो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो है वो एक डायरेक्शन में आएगी, ऊपर नहीं आएगी इसकी। तो इसमें तो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, है ना। नेक्स्ट चलिए, BCl3 में क्या होता है, BCl3 का स्ट्रक्चर होता है ये। इसको ना मैं थोड़ा यहाँ पे बना देती हूँ, हाँ ऊपर ब्लू उसकी वजह से ना, स्ट्रैप की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए, ये BCl3 है। तो देखिए, बोरोन की तो देखिए उस पर तो पॉजिटिव चार्ज पार्शियली रहता है, क्लोरीन तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन चले गए क्लोरीन की तरफ, इलेक्ट्रॉन चले गए क्लोरीन की तरफ। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ गया, इसका रिजल्टेंट गया यहाँ, और यहाँ पर देखिए बोरोन से क्लोरीन की तरफ इस तरफ डायपोल होगी। ठीक है, ये रिजल्टेंट वाले डायपोल और ये वाले डायपोल दोनों की स्ट्रेंथ भी सेम है, एक दूसरे को कट कर देंगे। ठीक है, इसलिए इस कंपाउंड की डायपोल मोमेंट हमें 0 दिख रही है। NH3 की डायपोल मोमेंट कैसे देखेंगे, देखिए ये आपका NH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, इन सब का जो है आपका क्या रहेगा, इन सब का कुछ ना कुछ आपको रिजल्टेंट मिलेगा। डायपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ है, डायपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ है, डायपोल, अच्छा ज्यादा हाइड्रोजन लगा दिए है ना, ज्यादा हाइड्रोजन लगा दिए।
ये लीजिए, यहाँ पे आपका जो है, फिर से इरेजर ले लिया, फिर से इरेजर ले लिया मैंने, पेन ले लेते हैं। देखिए ये आपकी एक और हाइड्रोजन यहाँ होगी, ठीक है, ओके। ओ सॉरी NH3 है ना, ओके हाँ। अगर NH4 पॉजिटिव होता ना बच्चों, तो उसका डायपोल मोमेंट भी 0 आ जाता। दैट्स व्हाट आई वाज हैविंग डाउट इन माय माइंड, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी कम हो गई उसकी वजह से, है ना। कि ये देखिए यहाँ पे लोन पेयर होता है, आ गया मुझे याद, हाँ अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो NH4 पॉजिटिव होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन आता, फिर तो डायपोल मोमेंट आपकी 0। परफेक्ट टेट्राहेड्रल, परफेक्ट प्लेनर, परफेक्ट जो है आपकी ऑक्टाहेड्रल, ये जितने भी शेप होंगे और अगर उसमें सारे एटम सिमिलर रखे हैं तो उनकी डायपोल मोमेंट 0 रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल तो आपका है नहीं NH3, है ना, NH3 परफेक्ट टेट्राहेड्रल तो है नहीं, यहाँ पे लोन पेयर भी है। तो देखिए हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ डायपोल मोमेंट, इन तीनों डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट कहाँ, ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे जो आपका लोन पेयर वाली डायपोल मोमेंट होती है वो क्या होती है, वो लोन पेयर की तरफ ही होती है, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट प्लस ये डायपोल मोमेंट, ओवरऑल डायपोल मोमेंट ऐड हो गया, यानी कि इसका भी डायपोल मोमेंट कहाँ, ऊपर की तरफ डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट भी 0 नहीं हुआ, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया बी, ठीक है। आई थिंक मैंने सी मैंने बता ही दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लेनर स्ट्रक्चर, इनमें से प्लेनर स्ट्रक्चर किसका होगा। देखिए आपका ये तो आपको वैसे दिख ही रहा होगा, ये 4 एटम्स जुड़े हुए हैं, है ना, पर अच्छा ठीक है, इसमें भी 4 ही जुड़े। देखिए आपको जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपका फॉर्मूला होता है आपकी क्या बोलते हैं उसका, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू नंबर ऑफ क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे आपका जिनोन है, जिनोन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, प्लस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम 4 लगे हुए हैं आपका फ्लोर। मोनोवैलेंट एटम में कौन कौन आते हैं, आप मोनोवैलेंट एटम में हाइड्रोजन को गिन सकते हो, क्लोरीन को गिन सकते हो, फ्लोरीन को गिन सकते हो, ब्रोमीन को गिन सकते हो, आयोडीन को भी गिन सकते हो, ठीक है। मोनोवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी जो है वो 1 है, ठीक है। 1 वैलेंसी, जैसे हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हेलोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो वो भी मोनोवैलेंट हो जाते हैं, ठीक है, ओके डन। अच्छा पेन है, तो मोनोवैलेंट एटम हो गए 4, कोई चार्ज है माइनस में आपको यहाँ पे चार्ज करना होता है, चार्ज विद साइन करना होता है बच्चों, साइन के साथ आपको चार्ज घटाना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे चार्ज है ही नहीं तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 5 माने sp3d 3 और 4 5 sp3d, ठीक है। इस आपकी हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, आपका सेंट्रल एटम यहाँ रखा रहेगा और इसके लिए आपका कुछ ओके ये 6 आएगा sp3d2, ठीक है, और यहाँ पर एटम रखे रहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल आपकी ज्योमेट्री कहते हैं। लेकिन देखिए आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने होंगे, जितना भी आपका ये x का वैल्यू आया है इसमें से जितने आपके एटम्स जुड़े हुए हैं उसको घटा दीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को घटा दीजिए, ठीक है, हाँ ओके। तो 6 में से 4 को घटा दिया, कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यानी कि सॉरी लोन पेयर है ये, लोन पेयर कितने आ गए, मतलब कि 2, और 2 लोन पेयर को हमेशा हम ऐसी जगह पे रखते होते हैं, लोन पेयर को हमेशा ही हम ऐसी जगह पे रखते होते हैं जहाँ पे वो लीस्ट आपका जो है डिस्टर्बेंस कर सके। उसके लिए हम सबसे अच्छी जो साइट मानते हैं वो मानते हैं एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये जो आपकी पोजीशन है एक्सियल वाली, यहाँ पे हम लोन पेयर को रख देंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर्स आ जाएंगे, यहाँ पे लोन पेयर्स आ जाएंगे, और ये क्या हो गया आपका
फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, चारों कोनों में फ्लोरीन लगा देंगे। तो ये क्या आपकी जो है शेप क्या बनेगी, ये आपकी प्लेनर शेप बन जाएगी। ठीक है, तो हाँ इसमें प्लेनर लग रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। BF3 1/2 इंटू बोरोन के सेंट्रल आइटम बोरोन है, इसकी आपकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, प्लस में 4 आपके मोनोवेलेंट आइटम है, माइनस में आपको चार्ज करना होता है विद साइन, तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि चार्ज कैसा है, -1 है। तो ये कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, लोन पेयर बताइए इसमें से लोन पेयर कितने होंगे। अच्छा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3, इनके टेट्राहाइड्रल जो है आपकी ज्योमेट्री आ जाएगी, है ना, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। लोन पेयर कितने हैं आपके, आपका जो ये x का वैल्यू आया उसमें से नंबर ऑफ एटम्स घटा देना, नंबर ऑफ एटम्स घटा देना, 4 - 4 0, इनके लोन पेयर तो है ही नहीं, इनके परफेक्ट टेट्राहाइड्रल आपकी ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, परफेक्ट टेट्राहाइड्रल अगर आएगी तो सीधी सी बात है ना, प्लेनर तो होगा नहीं, टेट्राहाइड्रल तो ऐसे बनता है ना, ये बोरोन होगा और यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ आपके अलग अलग 4 डायरेक्शन में जो है आपके फ्लोरीन आ रहे होंगे। ठीक है, ओके, और इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे ही NH4 का है बच्चों, 1/2 x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x = 1/2 इंटू नाइट्रोजन का आपका वैलेंसी कितना रहता है, 5। ठीक है, और 4 जो है आपके मोनोवेलेंट आइटम बचे हुए हैं। ठीक है, 4 आपके जो है वो मोनोवेलेंट आइटम बचे हुए हैं, माइनस में आपका चार्ज यानी कि -1, ये कितना आ गया, 4। ठीक है, लोन पेयर कितने आ गए, 0। क्यों, क्योंकि आपका x माइनस नंबर ऑफ एटम्स आपको बताने होते हैं। आपका x जो है वो हाइब्रिडाइजेशन बताता है, sp3 हो गई इसके लिए, है ना, x = 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो लोन पेयर 4 - 4 यानी कि लोन पेयर तो कितने हो गए, 0 हो गए, यानी कि ये भी क्या होगी, परफेक्ट टेट्राहाइड्रल शेप बनेगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें शेप और जो ज्योमेट्री है वो सेम रहेगी, है ना, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेटेलिक लस्टर इज एक्सप्लेन्ड बाय, कहता है कि मेटल्स लस्टर करती हैं, ऐसे चमकती हैं, वो किसकी वजह से होता है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर एनर्जी से आपके एनवायरनमेंट से एनर्जी खींच के और हायर एनर्जी लेवल में अपने जाते रहते हैं, पर वहां पर उसका कभी मन नहीं लगता तो वो वापस आता है। जब वो वापस आता है तो आपको कोई वेव जो है वो बाहर की तरफ छोड़ता है और वो ही आपको उस चीज का कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए जिस भी वेवलेंथ की वेव वो बाहर की तरफ छोड़ेगा वैसा ही कलर आपको आपके कंपाउंड का दिखेगा। ठीक है, यानी कि ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन, जो आपके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उन्होंने एक्साइटेशन ऑफ फ्री प्रोटॉन लिखा हुआ, प्रोटॉन्स कभी एक्साइट नहीं करेंगे ना। ठीक है, चलिए, बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 2 नेगेटिव, देखिए O2 2 नेगेटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। वैसे तो देखिए आप इसको MOT से निकाल सकते हैं, सिग्मा, वह इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 16, तो ऑक्सीजन के पास ही होते हैं, 2 ऊपर से आ गए यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। ठीक है, उसके बाद आपके 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन तो इसमें चले गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, है ना, तो हम बोलते हैं पाई 2px, पाई 2py और आपका सिग्मा 2pz। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमारे 4 ही इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। इसके बाद हम क्या भरते होते हैं इसके केस में, सिग्मा स्टार आपका 2pz। ठीक है, और उसके बाद भरते हैं पाई 2px, पाई 2py स्टार, है ना, तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, 2 1 इनमें आ गया। ठीक है, अब आप देखिए आपका O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2 होता है। ठीक है, और आपने 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए और वो जाएंगे आपके जो है पाई ऑर्बिटल में, पाई स्टार ऑर्बिटल में।
हर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से बच्चों आपका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाएगा, 0.5 से घट जाएगा। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आप यहाँ से तो निकाल ही लेंगे, बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है माइनस में एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है बाय 2 करके, है ना, ये तो आप निकाल ही लेंगे, है ना। करके भी देख लेते हैं। देखिए एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4, 2 6, 7 8। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग के कितने, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में है। ठीक है, डिवाइड बाय 2, है ना, मैंने शायद उल्टा कर दिया, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे। ओके, ये ऑक्सीजन के लिए हमने कर दिया है आई थिंक। एक सेकेंड रुकिए, मैं ऐसा करती हूँ ना, ये आप ये वाला एक्सप्लेनेशन आप ऐसे भी कर लेंगे, है ना। ये आपकी एक्सप्लेनेशन, इसमें एक्सपर्टीज होगी आपकी। मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बता देती हूँ। बेसिकली इस क्वेश्चन को यहाँ पे मेरा सॉल्व करने का सिर्फ उतना ही मकसद है। ठीक है, मैं आपको इसका एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, ये आप जो है खुद भी कर लेंगे। एमओटी जो है बच्चों को आती ही होगी, है ना। मैं एक छोटा सा आपको शॉर्टकट बता देती हूँ जो मैंने भी कहीं से सीखा था, और आप भी जो है यहाँ पे सीख लीजिए। ठीक है, तो एमओटी से तो आप बता ही देंगे, है ना। ठीक है, आपके 16 इलेक्ट्रॉन, मुझे लगता है कम इलेक्ट्रॉन भरे गए। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 और 2 18। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपका कितना हुआ, 2, 2 4। ठीक है, 2 6 और 2 8, और ये कितनी हुई, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। ठीक है, 12 में से आपके, एक सेकेंड, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। ठीक है, ये 10 हुए। ठीक है, और आपके O2 2 नेगेटिव है, तो उसमें से आपके जो है यहाँ पे 8। अच्छा, मैं क्या बता रही थी आपको, शॉर्टकट बता रही थी ना, ये शॉर्टकट नहीं है, ये तो आपकी एमओटी है, ये आप एमओटी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ इस पे टाइम वेस्ट करने की बजाय। देखिए शॉर्टकट के अकॉर्डिंग आपको क्या याद रखना है, 3 - 0.5 × n। ठीक है, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा। ये आपको इतनी अरेंजमेंट आपको इलेक्ट्रॉन्स की करनी ही नहीं है। तो देखिए क्या करना होता है, 3 - 0.5 × n क्या है, 14 से आपके कितने इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है। आपके पास O2 में 18 इलेक्ट्रॉन है। आपके पास O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपके पास O2 में 18 इलेक्ट्रॉन है तो 14 से कितने कम हुए, 4 कम हुए। तो 3 - 0.5 × 4, ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 2, ये कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू, 1 आ जाएगी। ठीक है, यही आपकी वैल्यू यहाँ से भी आ रही थी। देखिए 10 - 8/2 कितना आ रहा था आपका, 2/2 यानी कि 1 आ रहा था, है ना। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा था यहाँ से भी। तो ये आपका शॉर्टकट है, और ये आपका जो है वो लॉन्ग कट है ना। कोई से भी निकाल लीजिएगा, आंसर एकदम सेम आएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट इसलिए बताया कि जैसे यहाँ पे अभी तो O2 2 नेगेटिव था, अगर O2 नेगेटिव होता, पूछा है उसने O2 नेगेटिव का भी, कंपेयर भी करवाया है एक बार उन्होंने कंपेयर भी करवाया है कि O2 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर कर दो। तो उस वहां पे जो है आप सबकी जो है ये एमओटी तो लिखते हुए घूमेंगे नहीं, तो आप ये वाला शॉर्टकट जो है वहां पे अपना सकते हैं। तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, कपलिंग बिटवीन बेस यूनिट ऑफ डीएनए इज थ्रू। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं, मास्टर कैडर में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहे हैं कि डीएनए में जो आपकी ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, ये बेसिकली जो आपके बेस होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट हर एक इस हेलिक में, उनके बीच में होने वाली बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ठीक है, आपका एडेनिन जो है वो थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ता है डीएनए के केस में, है ना। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट चलिए, ओके,
मैं डिक्टेट भी कर देती हूँ ना, डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट चलिए, व्हाट विल बी द ESR फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उनका ESR की फ्रीक्वेंसी बता दो। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इन्होंने, पहले भी पूछा हुआ है, बाद में भी पूछा हुआ है, रिपीट कर रहे हैं मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मास्टर कैडर में भी पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपकी जो ESR फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, ESR जो आपका लगा लीजिए कि मेजरमेंट होता है, उसमें डेल्टा E जो होता है आपका GE म्यू बी इनटू आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। म्यू भी उन्होंने दिया हुआ है, GE दिया हुआ है और B नोट भी दिया हुआ है, और B नोट भी दिया हुआ है। अब देखिए आपको बट डेल्टा E नहीं निकालनी है बच्चों, डेल्टा E नहीं निकालने को बोला उसने आपको उसने क्या निकालने को बोला है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप जो है सही आंसर जो है वो पिक कर पाएंगे, है ना, तभी आप सही आंसर पिक कर पाएंगे। देखिए उन्होंने ESR फ्रीक्वेंसी बोली है, एनर्जी नहीं बोली है, फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता ही है एनर्जी किसके बराबर होता है, h न्यू के बराबर तो होता है ना। तो इज इक्वल टू GE इंटू म्यू बी इंटू B नोट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, न्यू किसके बराबर आ गया बच्चों, GE इंटू म्यू बी इंटू B नोट डिवाइड बाय आपका h आ गया, ठीक है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल्स सेकंड होती है। इसको जूल्स सेकंड में रखोगे तो जो आपका म्यू बी है वो भी आपका जूल्स में ही होना चाहिए, जूल्स में ही दिया हुआ है, पर टेस्ला दिया हुआ है, ये टेस्ला से कट हो जाएगा, ठीक है। ये यूनिट मैं बता रही हूँ आपको कि आप यूनिट का कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आंसर जो है वो आपका 1/2 यानी कि सेकेंड इनवर्स में आ जाएगा। सेकेंड इनवर्स का मीनिंग क्या होता है, हर्ट्ज होता है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन देखिए किस में दिए हुए हैं, आपको गीगा हर्ट्ज में दिए हुए हैं, है ना, किस में दिए हुए हैं, गीगा हर्ट्ज में दिए हुए हैं। तो आपको इसीलिए मतलब जो यूनिट्स होती हैं, जो आपकी यूनिट्स होती हैं, आपको हमेशा मतलब थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि यूनिट्स के बेसिस पे जो है आपके कई बार क्वेश्चंस जो है वो गलत हो जाते नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ पे हर्ट्ज को पहले गीगा हर्ट्ज में जो है वो चेंज करना है, ठीक है। हर्ट्ज को आप गीगा हर्ट्ज में चेंज कर लीजिएगा और आपका आंसर जो है वो डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ ए मॉलिक्यूल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। कहता है प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम जो होता है वो किस किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नंबर ऑफ पीक्स, यस, नंबर ऑफ पीक्स मतलब कितने अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन, कितने अलग अलग एनवायरनमेंट वाले हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट है। पोजीशन ऑफ पीक्स, यस, पोजीशन ऑफ पीक क्या बताती है कि कौन सा हाइड्रोजन कितना शील्डेड है या डीशील्डेड है। इंटेंसिटी ऑफ पीक्स, यस, इंटेंसिटी ऑफ पीक, देखिए इंटेंसिटी ऑफ पीक भी तो बताता है ना। देखिए इसका थोड़ा ना बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इंटेंसिटी कहाँ बताता है, पोजीशन तो पता है, नंबर ऑफ पीक्स भी पता है, लेकिन इंटेंसिटी कहाँ बताता है। देखिए कितना ऊपर आपका सिग्नल जा रहा है या कितना आपका सिग्नल बहुत ही छोटा नॉइज में रह रहा है, ये क्या आपको दर्शाता है कि आपके कितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस टाइप के प्रेजेंट है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इक्विवेलेंट इज द वर्ड जो हम सेम हाइड्रोजन्स के लिए यूज करते हैं, कि जैसे मान लो कि मैं हूं, मेरे ही जैसा एक और क्लाउन है मान लीजिए यहाँ पे, उसका एनवायरनमेंट भी वैसा ही जैसा मेरा है, उसकी लाइफ भी वैसी है जैसी मेरी है। यानी कि हम दोनों की अगर मान लीजिए आप परेशानी को अगर आप मेजर करेंगे तो दोनों की परेशानी की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसकी भी वही परेशानी, मेरी भी वही है। तो आप मेजर करने आए थे परेशानी, तो परेशानी की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा ऊपर तक चली जाएगी ना। यहाँ पे जो ये वाली जो आपका कह लीजिए ग्राफ में ये वाली जो एक्सिस है, ये आपकी एक्सिस इंटेंसिटी के लिए ही होती है, ये आपकी डेल्टा वैल्यू के लिए होती है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू नॉट शो अ रोटेशनल स्पेक्ट्रम।
रोटेशनल स्पेक्ट्रम इनमें से कौन नहीं शो करेगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रम कौन नहीं शो करता? एक तो आपका रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम कौन नहीं शो करेगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रम बेसिकली आपको जो है आपके डाई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तो वो नहीं करते, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, ये सब हो गया। दूसरा जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो आपका जो SF6 है बच्चों, SF6 है, इसका आपको पता है कि क्या शेप है इसका? ऑक्टाहेड्रल। क्या शेप है इसका? ऑक्टाहेड्रल शेप है। ऑक्टाहेड्रल शेप किसका होता है? ऑक्टाहेड्रल शेप किसका होता है? ऑक्टाहेड्रल शेप का मीनिंग क्या होता है? एकदम सिमेट्रिकल, यहाँ सारे बोन्स की जो एनर्जी और लेंथ है वो सब कुछ क्या है? एकदम सेम है, ठीक है। तो बहुत ही सिमेट्रिकल जो होती है आपकी ये वाली ज्योमेट्री होती है ना, बहुत सिमेट्रिकल मान जाता है, सबसे जो है पावरफुल सिमेट्री होती है इसकी। तो और बाकी में तो आपको पता ही है इनकी तो कुछ ना, ये वी शेप होता है, ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, पिरामिडल जो है उसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट जो है वो होती है, तो इसलिए ये भी जो है वो कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट चलिए, कंपाउंड शोज प्रोटॉन NMR पीक्स एट 240 हर्ट्ज डाउनफील्ड फ्रॉम TMS peak in a spectrometer operating at 6 megahertz. The value of chemical shift delta in ppm relative to TMS is। अच्छा, इन्होंने ना डेल्टा नहीं पूछा हुआ, इन्होंने इस क्वेश्चन की यही सुंदरता है कि इन्होंने केमिकल शिफ्ट किस फॉर्म में पूछा है? टाउ फॉर्म में पूछा है। टाउ जो होता है वो हम नॉर्मली केमिकल शिफ्ट किस में पढ़ते हैं? डेल्टा में पढ़ते हैं, ठीक है, डेल्टा में पढ़ते हैं। और टाउ जो होता है वो 10 माइनस डेल्टा होता है। ये एक अलग तरीके का जो आपको ग्राफ देता है, वो सब पढ़ाया नॉर्मली, बस ये बताया जाता है आपको NMR में, नॉर्मली वैसा कुछ इतना पढ़ाया जाता नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हम तो यहाँ से डेल्टा निकाल सकते हैं। डेल्टा जो होता है वो आपका क्या होता है? आपकी क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, इन्होंने क्या बोला है? फ्रॉम ये लगा लीजिए कि डेल्टा हर्ट्ज में और डिवाइड बाय ये क्या हर्ट्ज में ऐसे नहीं, सॉरी एक सेकेंड, इसको आप क्लियर रोल कर लेती हूँ पहले मैं, ठीक। इसको ना आप ऐसे समझिए, देखिए बेसिकली डेल्टा पीपीएम में निकालते हैं, तो पीपीएम में कैसे आता है? आपका जो भी टीएमएस से आपका जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज के अंदर, उसको आपको पता करना होता है, ठीक है। टीएमएस के कंपैरिजन में आपके प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज है वो आपको पता करना होता है। डिवाइड बाय आपको जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो लगानी होती है, ठीक है। डिवाइड बाय आपको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लगानी होती है, बस इतने में काम चल जाता है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि 240 हर्ट्ज डाउनफील्ड फ्रॉम टीएमएस, यानी कि टीएमएस के कंपैरिजन में 240 हर्ट्ज नीचे गया हुआ है, यानी कि टीएमएस और हमारे प्रोटॉन के सिग्नल के बीच का डिफरेंस कितना है? 240 है, ठीक है। डिवाइड बाय आपका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है? 60 है, यानी कि डेल्टा कितना आ गया? 4। टाउ किसके बराबर बताया था? 10 माइनस 4, यानी कि 6। तो क्या आ गया? 6 ppm। D is the answer. Next question. The activity of an enzyme and hence the reaction rate generally passes through a maximum at a particular pH। देखिए, आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स काम करते हैं। आपकी बॉडी जो होती है वो जो मतलब आइडियली आपकी बॉडी कितने pH पे काम करती है?
6.8 pH पे। बोलते हैं ना हमें खाना खाते टाइम जो है साथ के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे एसिड्स जो होते हैं पेट के अंदर वो डाइल्यूट हो जाते हैं, उनके डाइल्यूशन से जो है हमारी डाइजेशन जो है उस पर फ़र्क पड़ता है, एंजाइम्स इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको वो मीडियम चाहिए था एसिडिक वाला, और हमने पानी पी के उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर दिया मीडियम को। तो यानी कि आपका बॉडी का जो पीएच है वो ऑब्वियसली थोड़ा एसिडिक तो है, तो ऑलमोस्ट 6.8 6.9 के अराउंड रहता है। ठीक है, इससे ज़्यादा होने पे बेसिक और कम होने पे और भी एसिड, फिर आपको इनो पीनी पड़ती है ना। ठीक है, तो ये तो पीएच। मान लीजिए टेम्परेचर पूछे बच्चों, अगर आपको टेम्परेचर पूछे, टेम्परेचर आपका कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, इसको 273 में जोड़ो तो आपका कितना बन जाएगा, है ना, 7 और 3 10, ये 11 चला गया, और ये आपका 310 केल्विन आ गया। तो 310 केल्विन टेम्परेचर होता है, बाय चांस टेम्परेचर पूछ लेता, और ये इतना पीएच होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा लेस देन 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मीन फ्री पाथ लैम्डा ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज। ठीक है, आपका मीन फ्री पाथ क्या होता है, देखिए लैम्डा जो होता है बच्चों, इसको ना आप ऐसे ध्यान ही रख लीजिए, इसमें कुछ वैल्यूज होती है, वैसे कांस्टेंट होता है आर, ठीक है, जो आपकी मैथमेटिकल वैल्यू भी होती है, पर इसके लिए आप अभी के लिए T/P इसको याद रख लीजिए। मीन फ्री पाथ जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या मीन फ्री पाथ क्या है, दो मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराने से पहले वो जितना पाथ जो है वो क्या कर रहे हैं, आपका जो है ट्रैवल कर रहे हैं, ये डिस्टेंस, दिस इज योर मीन फ्री पाथ। यानी कि मीन फ्री पाथ मतलब एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना उन्होंने कितना पाथ जो वो कवर किया, दैट्स योर मीन फ्री पाथ। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जो है वो आपका फटाफट जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे, है ना। और प्रेशर अगर आप, चलिए ठीक है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें वो वाली बात है नहीं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही कम उसमें चांसेस के लिए आते हैं। तो इसमें आप इस फॉर्मूले को जो है वो याद रख लीजिएगा कि मीन फ्री पाथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के मिला है, और यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो उनका मीन फ्री पाथ भी बढ़ जाएगा, प्रेशर अगर तुम बढ़ाओगे तो मीन फ्री पाथ घट जाएगा। ठीक है, ये इसको तो ऐसे सीधा सीधा भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने इतने वॉल्यूम में पहले गैस रखी हुई थी, अब आपने क्या किया, उसको कंप्रेस करके इतने से में कर दिया, तो मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास आ जाएंगे, तो मीन फ्री पाथ तो कम हो जाएगा ना, उनके बीच का जो फ्री रहने वाला जो पाथ था वो तो कम हो जाएगा, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल्स को आपने पास पास ला दिया। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। सो ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द क्रिटिकल टेम्परेचर TC ऑफ एन हेक्सेन विल बी। आपका TC आपको निकालना है इस जो है आपकी उसमें क्वेश्चन में। तो देखिए एक सेकेंड, आपकी रिकॉर्डिंग ठीक से चल रही है? हाँ, ठीक से चल रही है, ठीक है। तो चलिए, हम किस क्वेश्चन पे थे? क्या हम इसी क्वेश्चन पे थे? क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपका, देखिए नहीं, क्वेश्चन नंबर 49 पे थे, है ना। हाँ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 49 पे हैं अभी। चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर वाला और जो आपका थॉमसन कोफिशिएंट हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आगे, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक का चला जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपके थर्मोडायनेमिक्स के आ जाते हैं। इन क्वेश्चन को हम एक साथ नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो है हम एक्सप्लेन कर लेंगे। बाकी आपके क्वेश्चन नंबर 48 तक, ये काफ़ी 1 घंटे का आई थिंक वीडियो हो गया है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 48 तक हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे।
यहाँ तक कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है, एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हम उन सारे क्वेश्चंस की जो है एक साथ एक वीडियो जो है हम अलग से लेके आएंगे, जिनमें भी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा भी डाउट होगा। इसके अलावा देखिए जो आपका मास्टर कैडर का सिलेबस होता है और जो है आपका CSIR नेट का जो सिलेबस होता है, उनकी हर एक टॉपिक की जो है इंडिविजुअल वीडियो जो है वो आप हमारे चैनल पे जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे जो है आप अपना हर तरीके की क्वेरी को आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऐप का डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे ऐप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी एकदम से फटाफट से शुरू कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।